एक 19 साल की लड़की जो कि अपने घर पर अकेली होती है और उसके माता पिता कहीं काम से खेत में काम करने के लिए गए थे। तभी उसने अपने प्रेमी को अपने घर मिलने के लिए बुलाया और उसका प्रेमी पहुंच भी जाता है। फिर दोनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और फिर प्रेमी और जो उनकी 19 साल की बेटी आपस में दोनों संबंध बनाने लग जाते हैं। इसी बीच उसकी 2 नाबालिग बहन भी घर आती हैं और देखती हैं जो उसकी बड़ी बहन है एक युवक के साथ ऐसी अवस्था में है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। और तभी वहाँ पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और पुलिस ने एक गलती से जब आरोपी को पकड़ा और उसे पूछताछ की तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में चौंका देने वाला था। आप भी इस कहानी को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, इसीलिए हमारी आपसे अपील है थोड़ा सा भी स्किप मत करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो कुछ सुझाव हो वो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, और इटावा के पास एक थाना है जिसका नाम है बलराई थाना, और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बहादुरपुर गांव। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया का नाम था वह था जयवीर, और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला देवी, और उनकी 3 बेटियां और 4 बेटे थे। और फिर एक तारीख आती है जो तारीख थी 8 अक्टूबर 2023 शाम के करीब 6 बजे, जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम था अंजलि, जिसकी उम्र थी 19 साल, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुरभि, उसकी उम्र थी 7 साल, और एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम था रोशनी। तो बड़ी बेटी जाती है 4 बजे घर से निकलकर खेत की ओर, जो कि माता पिता उसके खेत गए थे और वहाँ से कुछ चारा वगैरह लेकर आना था। तो वह वहाँ खेत जाती है और करीब जब शाम के 6 बजता है तो वह खेत से लौटकर घर आने के लिए आ रही थी। जो कि माता पिता थे वह पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे, और जो बड़ी बेटी रोशनी थी वह आगे के चल रही थी। और 10 से 15 मिनट जब हो गया वह आगे निकल आई, अपने घर पहुँचती है और घर का दरवाज़ा खोलकर आंगन में जाती है। वहीं अपनी जो छोटी बहन थी उसकी एक नाम था सुरभि, और रोशनी आवाज़ लगाती है, और मगर वहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आती है। तभी वह जो सर पर घास लेकर आई थी उसको नीचे रखती है और कमरे में जाकर देखती है कि मेरी छोटी बहन कहाँ है। जैसे ही कमरे में दाखिल होती वैसे उसके पैरों तले मानो ज़मीन खसक जाती है। जो उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम सुरभि था वह इस अवस्था में पड़ी थी मानो उसके खून से लथपथ पूरा शरीर था और उसके होश तक नहीं था, क्योंकि वह मर चुकी थी। जैसे ही बड़ी बहन ने देखा मानो उसके हाथ पैर बिल्कुल फूल गए, वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसके बाद में दूसरी बहन को देखने जाती, दूसरे कमरे में देखती है उसकी दूसरी बहन भी मृत अवस्था में पड़ी है, और जैसा लग रहा है किसी ने धारदार चीज़ से उसके ऊपर हमला किया है, और पूरे आंगन में खून पूरा फैला है और कमरे तक भी खून पड़ा है। जैसे यह दृश्य देखने के बाद वह घर से बाहर आती है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही उस लड़की की आवाज़ आसपास के लोग वहाँ के सुनते हैं, वह भी तुरंत दौड़कर उस बेटी के पास आते हैं, पूछते हैं बेटी क्या हो गया है और ऐसी क्या चीज़ है जिससे तुम बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो, चिल्ला रही हो। तभी वह कहती है मानो मेरा सब कुछ परिवार ख़त्म हो गया है। और तभी गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ बेटी, ऐसा तुम बताओ और बयां करो। तो कहती है आप लोग घर के अंदर जाके देखें, कमरे में जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही 5-6 वहाँ के आसपास के ग्रामीण थे अंदर जाते हैं, देखते हैं कि जो उनकी 7 साल 6 साल की 2 बेटियाँ हैं, दोनों का कत्ल किसी ने कर दिया है। इस ढंग से किया है मानो जैसे लग रहा है कोई लूट पूट वगैरह हुई हो। अब इसी के चलते जब यह बात गांव के प्रधान को पता चली, वह भी उनके घर आते हैं और देखते हैं दृश्य। तुरंत वह अपने मोबाइल का फ़ोन नंबर डायल करते हैं 112, और वहां के थाने में फ़ोन करते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। कहते हैं कि राजवीर के घर में उनकी 2 बेटियों का किसी ने बहुत ही
बहुत ही बेकार ढंग से कत्ल किया है और आप लोग तुरंत आ जाइए। अब पुलिस वाले जो 2 कत्ल का मामला था और 2 लड़कियां थीं वो भी नाबालिग थी, यह खबर सुन के ही जो वहां के एसओ थे और थाना इंचार्ज थे पूरी फोर्स के साथ दलबल के साथ वहां पहुंचते हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरफ फैलती है और जो वहां के थाने के उच्च अधिकारी थे या एसपी हों या एसएसपी हों उन तक जाती है। इसके साथ साथ जो कानपुर का रेंज लगती थी वहाँ के जो डीआईजी होते हैं प्रशांत कुमार उन तक बात जाती है। वह भी इस घटना के मामले में तुरंत घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जो वहाँ की टीमें थी, फॉरेंसिक टीम थी या डॉग स्पॉट कहें या आप कहें, सारी टीमों को वहां लगाते हैं कि जल्द से जल्द पता किया जाए कि आखिर कत्ल किसने किया और ऐसी क्या रंजिश रही होगी। और जो डेड बॉडी थी उनको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़कियों को किसने देखा और इस अवस्था में किसने जानकारी दी। तभी वो बड़ी बेटी कहती है कि मैं खेत गई थी माता पिता के साथ चारा लेने के लिए और जब मैंने आके घर में देखा तो मेरी बहन जो दोनों थी मृत अवस्था में पड़ी थी। इसके बाद मैं जोर जोर से चिल्लाई और जो सारे लोग आ गए और तभी उन पुलिस वालों ने कहा आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो उस बड़ी बेटी ने कहा हम 3 बहन हैं और 4 भाई और मेरे माता पिता। तो पुलिस वालों ने कहा जो आपके 4 भाई वो कहाँ गए थे। तो चारों भाई से पूछताछ हुई जिसमें से 2 भाइयों ने कहा कि हम लोग गाय या बकरी लेकर चराने के लिए गए थे और जो 2 छोटे भाई थे वह पास में ही खेल रहे थे तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन रो रही थी तो वो भाग कर आए और अपनी छोटी बहनों को देखते बाद वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो गए। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा ऐसा तो नहीं कहीं लूट पाट की घटनाओं को किसी ने अंजाम दिया हो और देखा हो कि छोटी बहनों ने देख लिया या उसका विरोध किया हो, उस चक्कर से अपने को बचने के चक्कर में इन दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया। मगर पुलिस वाले एक एक घर का चीज़ देखते हैं और पूछते हैं कि आप देख के बताइए ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आपके घर की गायब हो। तो जो परिवार के मुखिया थे राजवीर थे वो कहते हैं हमारे घर का सामान सब सुरक्षित है और ज्यों का त्यों वहीं रखा है। तभी पुलिस वाले जो उच्च अधिकारी थे वो कहते हैं क्या आपका किसी से कोई विवाद तो नहीं है या पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या आपका ज़मीन का कोई कब्जा का किसी ने करने की कोशिश की हो, क्या पता इस मकसद से आपकी बेटी का कत्ल हुआ हो। तो वो जो राजवीर कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई नेचर नहीं है जिससे लड़ाई झगड़ा हो, हम लोग बहुत ही परिवार के शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको यकीन ना हो रहा तो आप गांव में जाकर पता कर लें। अब पुलिस वाले गांव में भी पता करते हैं मगर कहीं भी ऐसा कुछ भूमिका नज़र नहीं आती जिससे पता लगे कि कोई रंजिश का मामला हो। अब जो फॉरेंसिक टीम थी और जब घर की पूरी ढंग से देखभाल कर रही थी या एविडेंस कलेक्ट कर रही थी तभी उसको एक फड़ुआ दिखता है। फड़ुए में 2-3 खून की छिट्टी थी, वो छिट्टी मिलाई जाती हैं जो मरने वाली सुरभि और रोशनी के खून से मैच की। तभी पता लगा कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया वह फावड़े से दिया है। देने के साथ साथ उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें भी जिक्र होता है कि इन दोनों बेटियों का कत्ल इस फड़ुए के माध्यम से किया गया है। अभी पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे, जो फॉरेंसिक टीम थी देखती है कि घर के आंगन में 2 कपड़े सूख रहे हैं, एक सलवार कुर्ता है और उसमें भी 2 खून की बूंदें हैं और किसी ने इनको धुलने का प्रयास किया है। और पुलिस वालों ने जब वह फॉरेंसिक टीम ने वह कपड़े लेकर गए थे तो पुलिस वालों ने कहा ये कपड़े किसके हैं। तो जो उनके पिता राजवीर थे उन्होंने कहा ये मेरी बड़ी बेटे के कपड़े हैं, बड़ी बेटी के कपड़े हैं जो कि उसने जब खेत गई थी तब पहने थे और उसके बाद क्या पता गंदे हो गए हों, उसने उतार के इसको धुल दिया हो। और तभी पुलिस वालों ने उसकी बेटी से पूछा कि ये कपड़े तुमने धुल के क्यों डाले हैं और इसमें खून की छिट्टी कैसे आई हैं। तो वह मानो घबरा गई और अपना जवाब गोल मटोल देने लगी। अब पुलिस वालों को लग रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। अब पुलिस वालों ने उसकी बेटी के साथ जो महिला वहाँ की पुलिस अधिकारी थी उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। अब जो 19 साल की उनकी बेटी अंजलि टूटती है और एक अपनी पूरी कहानी बयां करती है। तभी वह बताती है कि एक पड़ोस में गांव है जिसका नाम है खाखा बाग। वहाँ का एक युवक रहने वाला जिसका नाम अमन कुमार
जिसकी 3 से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी। मुलाकात इतनी ज़्यादा बढ़ी कि दोनों ने नंबर तक का अपना एक्सचेंज कर लिया और एक्सचेंज करने के साथ साथ एक दूसरे को दिल दे बैठे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। जब लड़के को टाइम मिलता था तो वह लड़की से बात करता था और जब लड़की को टाइम मिलता था तो लड़की बात करती थी। लड़की जब माता पिता सो जाते थे तो वह छुप कर छत पर चली जाए या कहीं खेत में बात किया करती थी, जिसके कारण से जो उनकी छोटी बहनें थी और वह चुपके से देखती थी, अपने माता पिता को इसकी जानकारी देती थी। इसके बाद माता पिता अपनी बड़ी बेटी को हड़काते थे, हिदायत देते थे कि बेटा अभी तुम छोटी हो और नाबालिग हो, तुम यह सब क्यों कर रही हो, यह सब अच्छी बात नहीं है और जहां हम लोग शादी कराएंगे वहीं तुम जाना और वहीं अपने पति से बात करना। इसके बाद कुछ समय बीतता है, एक तारीख आती है 18 अक्टूबर 2023। जो उसके माता पिता थे वो अपने खेत गए थे और जो उसकी 2 बहनें थी वह भी खेल रही थी और उसके जो भाई थे वह भी बकरी चराने के लिए गए थे। तभी उसने सोचा क्यों ना यह टाइम अच्छा है, दोपहर का समय है और यह अब घर पे कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि उसने अंदर से सिटकनी भी लगा दी थी। और तभी उसने अपने प्रेमी अमन को फ़ोन किया, कहने लगी कि मुझे बहुत मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। तो लड़का भी कुछ न देरी करते हुए उस लड़की अंजलि के घर पहुंचता है और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के साथ साथ अब दोनों फिर आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाने लगते हैं और जो उनकी 2 बहन, उनको शक था कि उनके घर पे कोई आया है, तो उन्होंने लकड़ी के माध्यम से जो अंदर से सिटकनी लगी थी उसको खोला और धीरे से जाके कमरे में देखती हैं कि जो उनकी बड़ी बहन अंजलि है वह एक युवक यानी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में वह संबंध बना रही है। इसके बाद वह वहीं छुपती रहती हैं। जब उसका प्रेमी अमन वहाँ से बाहर निकलता है तो वह साइड में हट जाती हैं। जब वह चला जाता है तो अपनी दोनों बहन शूरबीर रोशनी बहन के पास जाती हैं और कहती हैं कि दीदी तुमने बहुत गलत काम करती हो माता पिता के ना रहने पर, और जब माता पिता आएंगे तो यह सब मैं बात उनको ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों के ना रहने पर यहाँ इनसे एक लड़का मिलने आता है। तो बेटी ने अंदर ही अंदर मन सोचा क्यों ना अब इन लोग को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अब ये लोग अगर माता पिता से बता देंगे तो वो हमें मारेंगे पीटेंगे और मेरा फ़ोन तक का छिना लेंगे। तभी शाम के करीब दोपहर के 2 बजा था और वो 1-2 घंटे बाद जो माता पिता 10-11 बजे खेत गए थे तो उसने कहा कि तुम लोग आराम कर लो, मैं खेत जा रही हूँ, तुम शाम को तुम बता देना, जो बताना बता देना, मैं बात कर लूँगी। अब वो जो 2 बहनें थी वो अपने कमरे में चली जाती, जो उनके 2 भाई थे वो खाना वाना खाते हैं, जो गाय भैंस थी वो चराने के लिए चले जाते हैं और जो 2 उनके छोटे भाई थे वो खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी वह लड़की उस युवक अपने प्रेमी को फ़ोन मिलाती है, कहती है कि जो हम लोग कर रहे थे, संबंध बना रहे थे, इसकी जानकारी हमारी बहनों को हो गई है, तो मैं क्या करूं, इनको रास्ते से हटा दूं। तो अमन ने कहा हाँ, इनको बिल्कुल रास्ते से हटा दो, नहीं तो ये लोग भंडा फोड़ कर देंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। तभी उसकी जो बड़ी बहन अंजलि फड़वा लेती है, अपनी दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ हमला करती है। हमला करने के बाद और तब तक मारती जब तक वो दोनों मर नहीं जाती हैं। उसके बाद वह तुरंत खेत चली जाती हैं, जो उसके कपड़े थे उसको धुल के फैला देती है और खेत जाती है, माता पिता से बातचीत करती है और बातचीत करने के साथ साथ फिर शाम के करीब 6 बजता तो वह घर के लिए आती है और आने के बाद ऐसा प्लान बनाती है कि जैसे इस घटना से उसको कुछ पता ही ना हो, क्योंकि मुख्य घटना उसने की थी। और तभी पुलिस वाले जब उसके मुंह से बयान सुनते हैं कि अपनी ही बहन का कत्ल उसने नाजायज़ संबंध के लिए कर दिया, तो वाकई में एक हैरान और परेशान कर देने वाला सच था। तभी पुलिस ने उसका प्रेमी था उसको भी धारा 120 के तहत, क्योंकि साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। और वह अगर युवक एक बार अगर ये कह देता कि कोई बात नहीं, घर वालों को पता चल जाएगा तो मैं रिश्ते की बात करूंगा कि हम लोग शादी कर लेंगे, अगर घर वाले तुम्हारे नहीं मानेंगे तो हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। इसके कारण से 2 जिंदगियां तो कम से कम बच जाती। जो नाबालिग बेटी थी वह भी एक अवैध संबंध के कारण उनका दोनों कत्ल हो गया। अगर आप लोगों का भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और यह कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा ना किसी को परेशान करना है, बल्कि आप लोग सचेत करना है कि अपने झूठे संबंध के लिए बेगुनाह आदमी का कत्ल ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।